नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मुलाकात दो ऐसे तेज गेंदबाजों से जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की जीत में कई अहम योगदान दिए। इन दोनों तेज गेंदबाजों को हम अक्सर एक साथ खेलते तो नहीं देख पाए, लेकिन आज मौका मिला हमें कोरोना के चलते कि हम उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाएं जहां से वो अपनी यादें हमारे साथ साझा कर सकें, क्रिकेट के मैदान की उन तमाम यादों से हम सबको रूबरू करा सकें और भारतीय क्रिकेट ने साल 2006 के बाद से किस तरह से तेज गेंदबाजों के दम पर मैच जीतना शुरू किया, उसका कितना बड़ा श्रेय इन दोनों तेज गेंदबाजों को जाता है, इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवीण कुमार हैं जो मेरठ से जुड़ रहे हैं और आरपी सिंह हैं जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं। और मजे की बात यह कि तीसरा आदमी जो बीच में खड़ा है वो भी उत्तर प्रदेश से है। यानी हमारे लिए तो बड़ा गर्व करने का मौका है कि उत्तर प्रदेश के दो तेज गेंदबाज, यानी उत्तर प्रदेश की पेस बॉलिंग फैक्ट्री के दो ऐसे प्रोडक्ट हमारे साथ हैं जिन पे बहुत नाज करने का दिल करता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो चलिए सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत इसी से कर लेते हैं। प्रवीण भाई, कोरोना में नींद ज्यादा चल रही है, फिटनेस ज्यादा चल रही है? हाँ राजीव भाई, नींद तो भरपूर आ रही है, खा रहे हैं और सो रहे हैं, बस यही चल रहा है कोरोना में तो। फिटनेस में काम कम हो पा रहा है? बाकी तो आपसे तो रोज मुलाकात बातें होती फिटनेस, हाँ भाई बस चल रहा है। फिटनेस तो इतना नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में जो कुछ हो रहा है वो उसे वही कर लेते हैं, दंड बैठक लगा ली, बस यही कर सकते हैं जी। चलिए आरपी भाई भी जुड़ गए हैं, प्रवीण भाई। और आपको मुझे लग रहा है कि यूपी के लिए जब आप लोग गेंदबाजी करते थे उस माहौल को यहाँ पे मैं दोबारा से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये स्टूडियो है, क्रिकेट का मैदान नहीं है। आरपी भाई, प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो कहना है नींद भरपूर वो ले रहे हैं। आपका लॉकडाउन का पीरियड कैसे बीत रहा है लखनऊ में? ज़्यादातर समय तो लॉकडाउन में सोते ही गुजरता है, ऐसा तो सभी के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी यही। लेकिन ट्रेनिंग बहुत थोड़ा बहुत कहूँगा मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप घर से बाहर जा नहीं सकते हैं। तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जो घर में अवेलेबल हैं, डंबल के लीजिए या योगा या वॉकिंग, बाकी तो घर के अंदर ही हम लोग बंद हैं पूरी तरीके से जी। चलिए थोड़ी पुरानी बातें साझा करते हैं आरपी भाई और प्रवीण भाई, दोनों आपसे। साल 2006 पाकिस्तान दौरे से आप स्टार बने और साल 2008 ऑस्ट्रेलिया दौरे से प्रवीण भाई लाइमलाइट में है। बस फॉर्मेट अलग था, आप टेस्ट क्रिकेट से तहलका मचाते हुए आए और प्रवीण भाई वनडे क्रिकेट से। पाकिस्तान दौरे को आरपी भाई किस तरह से आप देखते हैं? इंडियन क्रिकेट में कहा जाता है कि तेज गेंदबाजों की जो वो पौध आना शुरू हुई थी वो एक्चुअल 2006 से आना शुरू हुई थी। काफ़ी कुछ काम उसमें बीसीसीआई ने पहले से कर रखा था कि पेस बैटरी तैयार करने के लिए, जिसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत विकेट भी चेंज किए डोमेस्टिक सर्किट में, थोड़ा लाइवली किया हल्का सा तेज़ गेंदबाजों के लिए कि आप और एफर्ट लगा सकते हैं और ज़्यादा गेंदबाजी कर सकें। क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है या हमारा जो इंडियन पेस बॉलिंग स्किल पे बहुत रिलाई करता है, और तब आज भी करता है, पहले भी करता था, पर उसके साथ पेस को जोड़ा गया। और 2000 NCA इसमें एक प्रमुख योगदान था हमारा पेस फाउंडेशन, जिसकी वजह से कई सारे पेस गेंदबाज निकले। पाकिस्तान की बात आपने की, मेरा तो टेस्ट डेब्यू फैसलाबाद में, और आई थिंक दोनों टीमों ने 700 या 750 रन बनाए थे और पूरी तरीके से आउट भी नहीं हुए थे वहाँ पर। तो वहाँ तो सिर्फ बैटिंग पैराडाइट विकेट मिले पाकिस्तान में जहाँ ज़्यादातर मैचेस में। फैसलाबाद तो खास तौर से कि गेंदबाजों के लिए तो बहुत मुश्किल था, खास तौर से तेज़ गेंदबाजों के लिए जी। आरपी भाई और प्रवीण भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2008 ऑस्ट्रेलिया दौरे पे फाइनल मैच में जिस तरह से आपने मैन ऑफ द फाइनल आप बने, दोनों मैच में 4-4 विकेटें थी, ठीक उसी तरह से आरपी भाई का करियर स्टार्ट हुआ था। वो मैन ऑफ द मैच बने थे फैसलाबाद टेस्ट मैच, अगर मुझे सही तरीके से याद है। दोनों लोग की शुरुआत तो बेहद शानदार थी प्रवीण भाई। नहीं बिल्कुल, आरपी मुझे ध्यान है, आरपी का वो स्पेल, आरपी ने मेरे ख्याल में 5 विकेट निकाला था उस फ्लैट विकेट पे, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी आरपी ने। और जहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की बात है भाजी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था शुरू में, पहला टूर था मेरा बाहर का, तो हाँ, और 4 विकेट लिया, फिर बाद में 4 विकेट लिया, तो कुछ समझ में नहीं आता था। बस ये था कि बॉलिंग करते रहो, बॉलिंग करते चले जाओ, और जब भी मौका मिले अपना अच्छा परफॉर्मेंस दो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैन ऑफ द मैच के टाइम में मैं भाग गया था, आपको ध्यान हो। आरपी भाई, लेकिन इतनी अच्छे स्टार्ट के बाद जिस तरह से आप लोग का करियर बहुत छोटा सा हो गया, किस तरह से आप देखते हैं इतना शानदार शुरुआत 2006 से, उसके बाद
आरपी सिंह जो एकदम जगमगाता सितारा होना चाहिए, सडनली उसकी चमक जाने लगी। ठीक वही हाल प्रवीण कुमार के साथ हुआ। दो ऐसे तेज गेंदबाज जो लंबा खेल सकते थे, नहीं खेल पाए। क्या रीजन आप देखते हैं इसके पीछे? जिस तरह से स्टार्ट हुआ उस तरह से फिनिश नहीं हुआ। हाँ, मतलब अगर पीछे मुड़ के देखूँ मैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं और ज़्यादा मैचेस खेल सकता था। सभी गेंदबाज को लगता, सभी प्लेयर्स को लगता है कि वो जितना खेला उससे कहीं ज़्यादा खेल सकता है। पर उसमें जो वजह तो मतलब बहुत सारी वजह होती है ऐसा कि आपके ना खेलने में, ना परफॉर्म करने में। एक वजह थी कि इंजरीज़ एक बड़ा पार्ट है तेज़ गेंदबाजी में जो सबको होती है, और हमें भी हुई, जिसकी वजह से कई बार हुआ, पेस भी कम हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद जो रिकवरी पीरियड जो हम लोग ध्यान देते कि जहाँ पे 2 महीने रिकवरी को लेना चाहिए या 3 महीने या 4 महीने, वो शायद उस टाइम पे वो हमने सही कैलकुलेट नहीं किया। पूरी तरीके से फिट ज़रूर हो गए थे हर बार खेलने से पहले, डोमेस्टिक सर्किट किया, विकेट लिया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेलने के लिए आपका फिटनेस 100% ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 100%। और आप उसमें 2-4 गलतियाँ हुई जो मैं कहूँगा फिटनेस को लेके कि मैं थोड़ा जल्दी खेलने चला गया वहाँ पर, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ या वो पेस नहीं दिखा, वो जिप नहीं दिखा गेंदबाजी में, जिसकी वजह से प्रेशर लगा। फिर एक बार आप थोड़ा नीचे होते हैं सो बहुत सारी चीज़ ऐसी होने लगती है कि आपको और नीचे पुश करने लगती है। तो वो मैं कहूँगा इंजरी एक बड़ा उसमें पार्ट था, जिसकी वजह से मैं उतना लंबा नहीं खेल पाया जो मुझे खेलना चाहिए, या मैं जो खुद सोचता हूँ कि मैं और कर सकता था। तो इंजरी मेरे हिसाब से प्रमुख पार्ट था। बिल्कुल प्रवीण भाई, सेम यही कहानी आपके साथ भी है। 2011 वर्ल्ड कप की टीम में आप होते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं मिलने आपसे आता हूं मेरठ, तो आप कहते हैं हवा चलना इधर बंद हो चुकी है मेरठ की तरफ। क्या रीज़न था कि दोबारा मुड़ के सेलेक्टर्स ने आपकी तरफ नहीं देखा? कभी आता है जहन में ये, कभी ये चीज़ें परेशान करती हैं आपको? नहीं, बिल्कुल करती है राजीव भाई, लेकिन वही वाली बात है भाई, हवा हवा की बात होती है। जैसे हवा में लोग खेल जाते हैं, लोग बोलते हैं कि यार बड़ा तेज फेंक रहा है, बड़ा तेज फेंक रहा है। एक बॉलर, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एक बॉलर आया था यूपी में, हालांकि परफॉर्मेंस किया उसने, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वही वाली बात है कि वो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। मैं आरपी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आरपी ने कहा कि इंजरी हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि जल्दी से खेल लें, अपने आप को ठीक ना करके, और जल्दी में वो दिक्कत हो जाती है, फिर इंजरी बढ़ती है। जैसे मेरे साथ हुआ वर्ल्ड कप से पहले जी, डेंगू हुआ, डेंगू के बाद में फिर एल्बो इंजर्ड हो गई, वर्ल्ड कप मिस कर गया। तो ये हमें बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए मैदान पे उतरने के लिए। लेकिन शायद बहुत जल्दी आप कप्तान के जो चॉइस थी उससे आप बहुत जल्दी नीचे आ गए, क्या ये भी एक बड़ा रीजन था? करियर जब शुरू हुआ, आरपी भाई के साथ एक टैग लग गया कि महेंद्र सिंह धोनी के बहुत नजदीकी हैं। 2011 वर्ल्ड कप तक वो सुपरस्टार थे, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड कप में। उसके बाद सडनली उनका ग्राफ नीचे आता है। फिर आपके साथ भी वही, आप बहुत क्लोज थे महेंद्र सिंह धोनी के, और जैसे ही वो कप्तान बनते हैं वो धीरे धीरे फेवरेट लिस्ट से नीचे आना भी आपको लगता है एक बड़ी वजह है? आप दोनों के साथ रहिए, मैं आप दोनों के लिए सवाल कर रहा हूँ। आरपी भाई, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। नहीं, ऐसा फेवरेट लिस्ट वाला तो मैं ऐसा कुछ समझता नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं फेवरेट लिस्ट में होता तो, क्योंकि जैसा कि खबरें चलती रहती थी वहाँ पर कि फ्रेंडशिप को लेके बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे मैचेस खेलता। वो एक मतलब कहने वाली बातें हैं कि एक छुपाने वाली बात है कि आप क्यों नहीं खेले या नहीं खेले। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप वो मॉरल सपोर्ट ढूंढते हैं कि जब आपका बैड टाइम चल रहा होता है, कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको थोड़ा पुश करे। हम लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा मौका मिलेगा। एक वाक़या बताता हूँ आपको। मैं दिलीप ट्रॉफी में टीम में सेलेक्ट हुआ, क्योंकि मेरा ग्राफ तो बहुत नीचे गिर गया था, दिलीप ट्रॉफी से भी बाहर हो गया था मैं जी। तो दिलीप ट्रॉफी टीम में मैं सेलेक्ट हुआ और टीम अनाउंस हो गई वहाँ दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की। और सडनली हमारे स्टेट के सेलेक्टर आते हैं और टीम अनाउंस होने के बाद मेरी टीम से निकाल देते हैं। मेरा उनसे फ़ोन करके एक कन्वर्सेशन होता है कि ऐसा आपने किया क्यों? उन्होंने बोला तुम बहुत सीनियर प्लेयर हो, बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हो, तुम वहाँ जाओगे तुम्हें हम खिलाएंगे नहीं सेंट्रल जोन में, क्योंकि तुम्हारी पेस नहीं बनती है। हमने कहा कि फिर सेलेक्ट क्यों किया? कह रहे सेलेक्ट किया था, लेकिन बाद में हमें लगा कि शायद मुझे पंकज सिंह को देखना, वो भी अच्छा गेंदबाज है राजस्थान का, और ईश्वर पांडे को भी देखना हमने, वो भी एमपी का बहुत बढ़िया गेंदबाज, दोनों कंट्री के लिए खेले और मैं भी उनके साथ काफ़ी खेला हमारे जोन के, कि इन दोनों को देखना है और तुम्हारे रहते मैं इन दोनों को खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम सीनियर प्लेयर हो, तुम्हें हम ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। जी पीके भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पीके भाई था दिलीप ट्रॉफी मैच में, मैं टीम में था उसके बाद। हाँ
आरपी कब की बात है? यार एग्जैक्ट ईयर तो ध्यान नहीं मुझे कि कब की बात है, लेकिन मुझे ये था सेंट्रल जोन के सेलेक्टर, इंडिया टीम के सेलेक्टर भी थे और मैचेस तो यहाँ पर थे, दिल्ली में दिलीप ट्रॉफी के थे। नमन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मुझे अभी ध्यान है थोड़ा बहुत, क्योंकि और हम लोग यूपी वर्सेस दिल्ली जब हमने साइड गेम खेले थे प्रैक्टिस के लिए, तुम भी उस टीम का पार्ट थे, तुम कप्तान थे यूपी के, यस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उस दौर की बात जब तुम कप्तानी कर रहे थे यूपी के लिए और हम लोग प्रैक्टिस मैच खेले दिल्ली के अगेंस्ट फिरोजशाह कोटला में, उस टाइम की बात है। प्रवीण भाई अब अच्छा, मैं वो सवाल मैं आपकी तरफ शिफ्ट करूंगा। क्या महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने आपको शुरुआत में बहुत बैक किया, ऑस्ट्रेलिया में जब पहली जीत मिली महेंद्र सिंह धोनी को, एक बड़ी जीत मिली, तो उसके आप हीरो की तरह थे, किस तरह से आप देखते हैं अचानक सडनली टीम से बाहर होना, कप्तान का ना पूछा जाना, सिलेक्टर्स आपको भूल जाएं, किस तरह से आप देखते हैं ये सारी चीज़ें? अगर क्लब करें तो ऐसा लगता है कि दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देने वाली बात। नहीं राजीव भाई, मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा मैं यही सोचता हूँ शायद मेरे में कुछ कमी रही नहीं, है। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, जब से टीम से आप बाहर हुए क्या महेंद्र सिंह धोनी का एक बार भी फोन आया आपको? पीके भाई नहीं राजीव भाई, फोन तो नहीं है, फोन तो वो किसी को करते ही नहीं है। तो नहीं, मैं शादी में मिला था, रहना की तो मॉरल सपोर्ट की बात आरपी भाई कर रहे हैं, पास बुला के बोला था कि पीके अभी ऐसा है, तुझे मुझे लग रहा है इसी मॉरल सपोर्ट की आरपी भाई बात कर रहे हैं कि जब भी बैड टाइम हो, अच्छा टाइम हो, साथ अगर आपके कप्तान है, आपके सिलेक्टर्स है, शायद परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होती हमारे दोनों तेज गेंदबाजों के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है राजीव भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, रैना की शादी में उन्होंने मुझे बुलाया, अलग से बैठे थे हम लोग, तो उन्होंने कब बोला प्रवीण अभी ऐसे ऐसे दिक्कत है, भूवी भी आ गया है, भूवी अच्छा डाल रहा है तेरे से, वो खुल के बात कही उन्होंने बिल्कुल मुंह पे कि भूवी तेरे से अभी अच्छा डाल रहा है, अभी तुझे पेस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आरपी ने पहले बोला कि पेस कम हो जाता है, ये सारी चीजें ये दिक्कतें आती है, लेकिन धोनी भाई ने मुझे हमेशा मुंह पे बोला है उन्होंने कि पीके ऐसे दिक्कत है, ऐसी ऐसी बात है और ऐसा नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे वेस्ट इंडीज में भी बोल दिया था कि प्रवीण मैं तुझे इंडिया में टेस्ट मैच नहीं खिलाऊंगा। हालांकि मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं खिलाएंगे, क्यों नहीं वो करेंगे। हाँ, मैं आपको जो अच्छा लगता है वो ठीक है, बाकी मुझे कभी ऐसा कुछ मलाल नहीं रहा राजीव भाई जी। आरपी भाई आप किस तरह से देखते हैं ये जो आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है? ये ट्रेंड शायद आप लोग थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते थे अपने सीनियर्स की, अपने सेलेक्टर्स की, इसलिए बोल नहीं पाए। आज के डेट में हम देखें तो नाम मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं जो सेलेक्टर्स पे सीधा निशाना लगा रहे हैं कि उनकी वजह से टीम से वो ड्रॉप हुए हैं, उनकी वजह से वो टीम से बाहर हो गए। ये एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो चाहे हम करुण नायर की बात करें, उमेश यादव की बात कर लें, तमाम क्रिकेटर्स की बात कर लें, वो खुल के आगे, अंबाती रायडू ने तो मेल तक कर दिया सेलेक्टर्स के अगेंस्ट। कैसे आप देखते हैं इन चीज़ों को? यार 15 की टीम रहेगी या 16 की, इसमें 11 खेलेंगे राजीव, और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप कप्तान और सपोर्ट स्टाफ को मिलकर बैठाने होते हैं कि आप किस 11 के साथ उतर सकते हैं, किस 15 के साथ जाएंगे, विकेट देके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर। और अगर जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है राजीव, तो उसका एक जो सबसे बड़ा कारण होता है वो परफॉर्मेंस होता है जी। कि आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछले के 2-4 मैच देख लो यार, या पिछले आप कुछ सीज़न देख लो यहाँ पर, तो उसका परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क नहीं होता, अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे आता है। तो वो मौका मिलता है कि परफॉर्मेंस सेलेक्टर्स उस बारे में बात कर सकें यहाँ पर, या फिर उनको लगता है, दूसरा मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स को ये भी लगता होगा कि जिसको हम टीम से हटा रहे हैं या जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिसकी जगह हम प्लेयर लेके आ रहे हैं, शायद वो अगले 4 साल वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा करे या बहुत अच्छे आगे तक जाए। वो सारे फैक्टर्स भी होते हैं। जब मैं भी टीम से बाहर हुआ तो ऐसा नहीं कि मैं सडनली टीम से बाहर हुआ, धीरे धीरे आदमी बाहर होता है। वो आप 50-60 का जो पूल होता है भारतीय टीम का, इसमें सारे बल्लेबाज गेंदबाज सब रहते हैं, उससे आप बाहर होते हैं। लेकिन आपको लग रहा है नए 4-5 लोग रिप्लेस करते हैं, ये क्यों है? तरीके से इस्तेमाल हुआ? भारतीय में इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने, वो तो मेरी गलती है ना राजीव, अगर पोटेंशियल सही तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें दूसरों का दोष देने की जरूरत है कि उन्होंने नहीं किया, वो तो हमारी गलती है। अभी तो इतनी लंबी लाइन है इस जगह खेलने के लिए। भाई आप बोल रहे हो आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि सीधे भारतीय टीम का, ये तो आजकल ट्रेंड शुरू हो गया है कि आप सीधे सेलेक्टर्स और कप्तान को बोलें कि उनकी वजह से वो टीम से बाहर है। मेरा सिर्फ इसमें यही मानना है कि अगर सेलेक्टर कप्तान को आप तभी बोल सकते हो कि टीम से बाहर है अगर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है कि तुम्हारे अंदर क्या इशू हैं,
क्या तुम उसमें सुधार कर सकते हो। अगर कम्युनिकेशन है पूरा किसी भी खिलाड़ी के साथ, आपके फिर साथ तो कोई दोष communication नहीं हुआ देना था, चाहिए, आरपी क्योंकि भाई? कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक बार मुझे ध्यान है कि हमेशा थोड़ा मतलब अगर एक दो बार मुझे, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि एक हमारा राहुल भाई कप्तान थे और मैं टीम में पार्ट था और मुझे खेलने की उम्मीद नहीं, तो उन्होंने मुझसे आगे प्रॉपर कम्युनिकेट किया जी। कि ये चीज़ों पे आरपी तुम्हें टिक मार्क करना है, तब तुम दोबारा वापस खेलने आओ, क्योंकि हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं, हम वो आरपी ढूंढ रहे हैं जो पुराना था। इसके लिए तुम्हें डोमेस्टिक सर्किट मैचेस खेलने पड़ेगा। राहुल भाई ने उसका प्लान बना के दिया मुझे, राहुल द्रविड़ ने, कि आप ऐसे ऐसे जाके ट्रेनिंग करोगे और ऐसे जाके खेलोगे और अगले 2 महीने वापस आ गए मैं अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तो कम्युनिकेशन हमेशा हुआ। रही बात एमएस की, जो हम लोग कभी भी चर्चा करते हैं, एमएस धोनी का नाम बाहर आता है, मैं उसकी कप्तानी में उतना खेला ही नहीं, तो मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा उतना चर्चा नहीं कर सकता हूँ मैं कि कितना खेला नहीं खेला। बाकी खुद का उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। सारे हमने धोनी कप्तानी में सारे हमने बॉक्सेस टिक किए, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जो भी होता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कैलिबर रहा होगा ना, चाहे प्लेयर सिलेक्शन का अच्छे का या प्लेयर मैच लीड करने के लिए। सिर्फ मेरा यही मानना है राजू कि कम्युनिकेशन है प्लेयर के साथ तो प्लेयर को दोष, अगर कम्युनिकेशन नहीं है फिर तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर सेलेक्टर और जो मैनेजमेंट है उसकी गलती है। प्रवीण भाई, आपके साथ कम्युनिकेशन था, आरपी भाई तो कह रहे हैं कभी कभी कम्युनिकेशन हुआ, कभी नहीं हुआ। आपके साथ हुआ जब आपको टीम से 2011 की टीम में थे और उसके बाद जब आप फिट हुए तो आपको बताया नहीं गया कि आपको टीम में लिया जाएगा या नहीं? नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। बाकी हाँ, माई भाई बात करते थे, माई भाई चाहे वो मैच के दौरान हो चाहे मैच के बाहर, माई भाई थोड़ी मतलब एक हिंट सा दे देते थे कि ऐसा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है। तो कम्युनिकेशन की तो प्रॉब्लम रही है जी। लेकिन प्रवीण भाई, आपको लगता है कि जिस तरह से आरपी भाई कह रहे हैं कि जो टैलेंट हमारा यूपी दे रहा था, हमारे जो फास्ट बॉलर्स आ रहे थे बैक टू बैक निकल के आए, शायद ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से भी कुछ ऐसे क्वालिटी पेस बॉलर्स ख़राब हुए हैं? आपकी बात करें या आरपी भाई की बात करें? और आरपी भाई का एक इंसिडेंट तो मुझे याद आता है, इंग्लैंड में रिप्लेसमेंट बॉलर बुलाया गया और शायद आरपी भाई छुट्टी पे थे, उनको बुला लिया गया था। ये इंसिडेंट याद है आरपी भाई आपको? 2011 की शायद बात है ये। टेस्ट मैच खिलाया गया था आपको लॉर्ड्स ओवल में। अच्छे से याद है राजू मुझे इंसिडेंट, क्योंकि जैसा तुमने बोला, मैं जैसा तुम्हें बोला ना कि मैं छुट्टी पे था। एक्चुअली मैं छुट्टी पे था, दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा था। जी। कई बार मीडिया भी इतना गलत रोल प्ले करता है जो उसको कभी करना नहीं चाहिए और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता मीडिया करने के बाद। उठा के वहाँ चला दिया कि मियामी से आया हूँ, मैं दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा था। हाँ, मेरी बदकिस्मती ये थी उसमें कि हमारा डोमेस्टिक सर्किट नहीं चला, मैच प्रैक्टिस में नहीं था मैं, क्योंकि जून जुलाई का महीना था। मीडिया ने तो उड़ा दिया मुझे वहाँ रख के कि घूम रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। उसके बाद सबको पता होने के बाद भी सारी मीडिया को और सारे लोगों की कि हाँ ऐसा नहीं है, उसके बाद भी किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया, तो अल्टीमेटली नाम तो खराब करता ही ना। मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की होनी चाहिए ना। अगर कोई प्लेयर के साथ कोई नाम खराब होता है, वो क्यों इस भागीदारी चुप हो जाते हैं कि नहीं इससे हमारे लिए खबर है? खबर नहीं है किसी प्लेयर की, आप जिंदगी के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। खबर अगर गलत है तो उसको सही करना भी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए आज आप दोनों लोग यहाँ पे खुल के बता रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल ठीक बात आरपी भाई कह रहे हैं कि हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो चाहे सेलेक्टर हो, कोच हो या चाहे हम मीडिया की बात करें। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें और हुई हैं आरपी भाई, और ख़ासतौर से 2011 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, जिस तरह की आपने शानदार गेंदबाजी की और वो लेफ्ट आर्म सीमर की जो एक ज़रूरत की बात हमेशा एक कप्तान करने लगा, उसकी एक्चुअल वजह बनी 2007 वर्ल्ड कप। आपको लगता है ये लेफ्ट आर्म सीमर्स की जो इन दिनों डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्चुअल जो सक्सेस रेट आपका रहा, वो चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका की, बड़ा रीज़न था कि आरपी सिंह का सक्सेसफुल होना वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की पिचेस पे? हाँ, थोड़ा अगर आप मेरे नज़रिए से पूछो आप, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में थोड़ा तो मदद मिलता ही। मैं साउथ अफ्रीका ज़्यादा कहूँगा कि वहाँ मैंने बहुत सारे मैचेस खेले, T20 वर्ल्ड कप तो भी खेला वहाँ पर, IPL भी खेले, तो वहाँ परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा। वहाँ थोड़ा आपको उछाल मिलता है। पर लेफ्ट आर्म पेस बॉलर की डिमांड इसलिए भी शायद वर्ल्ड क्रिकेट में ज़्यादा रही, या भारतीय क्रिकेट में कह लीजिए आप, कि अगर स्विंग गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज, जो उसका एक नेचुरल कोण बनता है, जब गेंद स्विंग नहीं करता, जो बॉल सीधा जाता है, वो एक नेचुरल एंगल है जिसकी वजह से उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, डोमेस्टिक सर्किट में हो या इंटरनेशनल सर्किट में, क्योंकि राइटी बैट्समैन उतना यूज तो नहीं होता कि उस कोण को खेलने के लिए, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ी। और प्लस हमारे साथ जो बाकी गेंदबाज थे, लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया। वर्ल्ड क्रिकेट में जितने लेफ्ट आर्म, वैसे तो कम थे और कम की हमेशा डिमांड रहती है, तो पूरे विश्व में कम ही लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज थे, लेकिन जहाँ जहाँ पे थे उनका इम्पैक्ट था, क्योंकि वो जो नेचुरल कोण बनता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज को। जी, चलिए आरपी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम यादें, तमाम जो भी आपने क्रिकेट के मैदान पर हासिल किया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।